नमस्कार, मैं अमरदीप सिंह लाया हूं आपके लिए एक ऐसा शो जो आपको देगा कानून की पूरी और सही जानकारी। बात हो सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की, या बात हो संवैधानिक अधिकारों की, जहां हमारे साथ होंगे हमारे वकील साहब जो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे क्रिमिनल और सिविल केसेस की। तो मिलते हैं हमारे शो वकील साहब हाजिर। आप सभी का स्वागत है हमारे शो वकील साहब हाजिर हूं में। आज हमारे साथ हमारे वकील साहब एच.एस. सोढ़ी साहब मौजूद हैं। सोढ़ी साहब नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए। और मैं थोड़ा सोढ़ी साहब के बारे में बता दूं हमारे दर्शकों को। लगभग 8 साल से सोढ़ी साहब क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मास्टर्स हैं क्रिमिनल लॉ में, और साथ में फैकल्टी भी रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। और हाल फिलहाल जो है सोढ़ी साहब एक अपनी एनजीओ भी रन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोढ़ी साहब से ही जानेंगे। तो सोढ़ी साहब, जो आपका ये अब तक का सफर रहा है क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिस को लेकर देखें, या मास्टर्स का देखें, या फैकल्टी के तौर पे देखें, और फिर करंटली आपने जो मैंने पहले भी सुना था कि आपने कोई एक एनजीओ सर्टेन जो है रजिस्टर किया है, जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग जो अनप्रिविलेज्ड जिसको हम कह सकते हैं, या वो लोग जिनको अपना रिप्रेजेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत एक ये जो कानूनी जो मुद्दा है बहुत फॉर्मल मुद्दा है, और उन फॉर्मेलिटीज में जो लोग जिस तरीके से कमियां पाते हैं या कर नहीं पाते, आपने उसको कैसे हेल्प किया है और लोगों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और किन लोगों को रिप्रेजेंट किया है, मैं ये आप ही से जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। सर मेरी एनजीओ है पैलेडिन लॉयर्स फॉर नोबल कॉज, PLNC जी, जिसका अगर हम स्पेल करते हैं उसका मीनिंग देते हैं तो पैलेडिन लॉयर्स, दिस स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, नोबल कॉज तो एक वेलफेयर के काम के लिए। इसी के साथ मैं देख रहा था, मैं काफ़ी टाइम से आपको जानता हूँ, और लगभग 250 न्यूज़पेपर्स में आप किसी ना किसी, ये जो 8 साल का आपका सफ़र रहा है, किसी ना किसी विषय में चर्चा में रहे हैं। कहीं आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, कहीं आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये आपका सफ़र है, आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, बेसिकली आपने क्या समस्या देखी कि लोगों को, जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, उनकी तरफ से किन सेवाओं की और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है? आपको ऐसा क्या कारण लगे कि लोगों को वाकई इतनी जरूरत है हमारी इसमें फील्ड में? सर मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि इस एरिया में एक्चुअली हम लोगों ने इस एरिया को इतना कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल बना दिया गया है। अभी ये अनछुआ लगता है देखने में, अनछुआ लगता है बिल्कुल, तो इसलिए लोग अप्रोच नहीं कर पाते, और अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो उनके पास साधन नहीं होते। तो इस सिचुएशन में या उनकी कोई भी जाती परेशानी के कारण जो वो अप्रोच नहीं कर पाते, एक वकील का समाज में क्या उसके कर्तव्य है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि एक वकील को आप सब जानते हैं कि सोशल डॉक्टर के रूप में सोशल इंजीनियरिंग जो हम पढ़ते थे कभी सोशियोलॉजी में, कि एक वकील या एडवोकेट का बहुत अहम रोल है सोशल इंजीनियरिंग में। वो समाज की जो रूपरेखा है, वो शेप जो कैसी होगी, ये काफी हद तक जो कहते हैं मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट जो माइंड है, सो कॉल्ड एडवोकेट्स हैं। तो लीगल अगर मैं पहलू की बात करूं तो यहाँ पर जो वकील साहब हैं इतने ज़रूरी हैं हमारे समाज के लिए, कि हमारे जो समाज को जो शेप अप करने का जो एक, मैं कहता हूँ जो बड़ा बड़ा काम है, वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ वकीलों के कंधों पर है। लेकिन सिस्टम इतना, जैसा आपने कहा, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतनी समस्याएं हो गई हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं है, और जिसको जानकारी है वो उस जानकारी को दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज कर रहा है। तो ये शो को सोचते समय, इसकी भूमिका को सोचते समय, मैंने यही सोचा कि जो एक वकील साहब की भूमिका है समाज में, क्यों ना इस शो की भी भूमिका वही बनाई जाए, और उसी तरीके से हमारे जो वकील साहब होंगे, जो अलग अलग रेमेडीज अवेलेबल हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उन पर जो चर्चा करें और उनकी अलग अलग रेमेडीज को जो है बताएं लोगों को, और समाज को एक सही डायरेक्शन दें, और लॉज का किस तरीके से सही
इम्प्लीकेशन होना चाहिए और उसका जो इम्पैक्ट है समाज पर वो एक पॉजिटिव तरीके से हो। तो वकील साहब ये इसी लाइन के ऊपर मैंने हमारी टीम ने जो इस शो को जो है बनाने की कोशिश की है। तो वकील साहब आपसे आगे फर्दर डिस्कस करते समय एक छोटी सी बात और मैं पूछना चाहूंगा, आपको जो कम्युनिटी सर्विस अवार्ड जो दिया गया है वो मैं उसके पीछे की छोटी सी कहानी जानना चाहूंगा। कम्युनिटी सर्विस अवार्ड जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जिससे मुझे सम्मानित किया गया, वो बेसिकली यही था कि आप जो कम्युनिटी सर्विस के लिए, जो सोशल वेलफेयर के लिए, जो उन प्रताड़ित लोगों के लिए जो आप मदद कर रहे हैं, उससे सम्मानित किया गया बेसिकली। तो वो इसीलिए किया गया कि मैंने एक ही चीज मानी है कि हम अपने किसी भी एरिया में रह के समाज की सेवा कर सकते हैं। जी। कोई आपको रोकता नहीं है, हर एरिया में आप कर सकते हैं जी। तो अगर हम अपने प्रोफेशन में देखें, हमारे लॉ में प्रोस्पेक्ट्स में देखें, हमारे कानूनी तरीके से हम लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दिए, आजकल लोग दे भी रहे हैं, लोग अपनी सेवाएं निभा भी रहे हैं, उसके बाद उनको और मदद करके, उनको सपोर्ट करके, उनको रिप्रेजेंट करके, उनको जस्टिस दिलवा के आप जो है सोसाइटी का ढांचा बना सकते हैं, कानून की व्यवस्था को सही तरीके से रख सकते हैं और अपना एक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि कानून जो है वो लोगों की मदद के लिए बना है, उनके कल्याण के लिए बना है, उनको हरास करने के लिए बना, उनके लिए हरासमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कानून में भरोसा रखें, कानून उनको जस्टिस देगा। तो सोडी साहब स्वागत है आपका, वकील साहब हाजिर हूं मैं और हम शो की शुरुआत करते हैं। तो सोडी साहब हमें एफआईआर और बेसिकली उसका जो प्रोसीजर है उसकी सारी जानकारी देंगे। तो सोडी साहब आपसे जानना चाहेंगे। सर, एफआईआर को समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। हम एक XYZ है जो अपने घर से मार्केट की ओर जाता है। जब वो वहां जाता है तो उसके साथ कोई आपराधिक जो घटना घटित होती है, मसलन हाथापाई हो जाती है, फिजिकल फोर्स का यूज हो जाता है, ठीक। अब वो व्यक्ति ये करने के बाद तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लिखें कि उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारा कानून, अब हमारा कानून का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना, और अगर हमारे साथ कोई अपराध हुआ है तो उसमें वो हमारी मदद करेंगे, जस्टिस दिलवाने में हमें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन जो आपने कहा था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन और पहली इंफॉर्मेशन। अब आपके साथ जो घटित हुआ, XYZ के साथ जो घटित हुआ, वो या तो आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर, जो कि हम सभी को पता है, पहले नंबर 100 हुआ था, अब 112 हो गया, कॉल कर सकते हैं। कॉल करके स्थानीय पुलिस में वो आपकी कॉल को रेफर कर देंगे, जो डीसीपी ऑफिस अब PCR में कॉल करते हैं 112 या जो अलग अलग नंबर से अवेलेबल हैं, डिफरेंट पुलिस हेल्पलाइन नंबर में हम कॉल कर देते हैं और आप अपने साथ जो घटित हुई है, तो वाकया हुआ है उसका आप बयान कर देते हैं पुलिस को एक शॉर्ट फॉर्म में, और वो वहां से आपकी मदद के लिए पुलिस हेल्पलाइन, जो पुलिस वैन होती है, PCR वैन जिसे कहते हैं, वो भेज देते हैं कि आपकी हम मदद के लिए स्थानीय जगह पे पहुंचा दें, मौके पे पहुंचा देते हैं। जी। तो पहला तरीका कि आप पुलिस थाने नहीं जा रहे, आपने कॉल किया है और पुलिस आपके पास आ रही है, जो पहला तरीका है। बिल्कुल जी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि पुलिस PCR वैन, उसमें जो भी पुलिस ऑफिसर हमारी मदद के लिए आया है, वो एक रुक्का बनाएगा, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर देगा। जी। जब वो राइट डाउन कर देगा, पहले वो आपकी सिचुएशन देखेगा, क्या आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। अगर आपको ज्यादा चोट लगी है कि उस सिचुएशन में, तो उसको फटाफट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहला जो एक्शन होगा वो ट्रॉमा सेंटर, उसको अगर इंजर्ड पार्टी है तो उसको ट्रॉमा सेंटर भेजा जाए। इसमें भी मैं एक इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहता हूं कि वो कोशिश करें कि सरकारी अस्पताल में लेके जाएं, जी, जहां पे आपको इमरजेंसी जो उनका बना हुआ है सेंटर, वहां पे आपको MBBS डॉक्टर वगैरह मिलेंगे, वो उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, तो वो MLC प्रिपेयर हो जाती है। एक तरीके का सर्टिफिकेशन है कि सर्टेन पर्सन हमारे पास आया और उसकी जो फिजिकल जो स्टेट थी वो इस तरीके से थी, इसको चोट आई थी या नहीं आई थी, वो सारी चीजें उसमें
डिस्क्लोज की जाएगी। गुम चोटें हैं उसका वो डिस्कस सारी होगा, ये चीजें सब कुछ उसमें लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक और बात आती है, सपोज करो कोई खुद ही मेडिकल ट्रीटमेंट लेने चला जाता है जी। और 100 नंबर पे कॉल करके जाता है जी। तो 100 नंबर जिस मौके पे हुआ है, जहां हमने मौकाए वारदात बताई है जी, उस जगह पे पीसीआर वैन आ जाती है। वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, जो आई विटनेस हैं या जिन्होंने आपराधिक मामला होते हुए देखा है, घटित होते हुए देखा है, जी। उनसे पूछ लेंगे कि भाई क्या हुआ था यहाँ। जी 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 जी। तो वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे यहाँ हुआ था और वो व्यक्ति इसी तरीके से किसी की मदद से अस्पताल चला जी। गया, हॉस्पिटल चला गया, तो वो पीसीआर वैन वहां से अस्पताल चले जाएंगी उनके बयान लेने के लिए और उनसे पूछने के उनके साथ क्या घटित हुआ। बेसिकली पुलिस अप्रोच करेगी कॉलर को या विक्टिम को विक्टिम को या फर्स्ट इन्फॉर्मेंट। फर्स्ट इन्फॉर्मेंट। कभी कभी ऐसी भी बात आती है कि विक्टिम उस सेंसेस में नहीं है या विक्टिम एकदम घबरा गया है और वो कॉल नहीं कर पाता, तो उसके साथ ये मैं बताना चाहता हूं पब्लिक को कि आप उसके साथ हैं या आप वहां पे देख रहे हैं इस घटित होते हुए इस आपराधिक मामले को, आप भी कॉल कर सकते हैं जी। हम इसको एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं कि सेटिंग अ क्रिमिनल लॉ इन मोशन। तो उसको इंफॉर्मेशन को पुलिस तक पहुंचाना पुलिस हेल्पलाइन नंबर से, वो क्रिमिनल लॉ इन मोशन में आ जाएगा। वहां से जो पहला स्टेप है, जो हमारी ड्यूटी बनती है स्थानीय पुलिस को या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना कि हमारे साथ हुआ क्या है, घटित क्या हुआ है वो बताना, ये पहला स्टेप है जी। तो पहला तो आपने बताया कि जब कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके साथ घटित होती है तो पहला तो प्रोसीजर ये है 112 पे कॉल कीजिए, जो भी पुलिस आप तक आएगी और पुलिस जो है सारी सिचुएशन को नोट डाउन करेगी और उस हिसाब से आगे प्रोसेस करेगी। बिल्कुल। एक तो प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया कि अब जब आप पुलिस को कॉल करते हैं। दूसरा प्रोसीजर आपने बताया कि जब आप खुद पुलिस स्टेशन को अप्रोच करते हैं, यानी कि आप खुद पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा ये कैसे किस तरीके से होता है। सपोज करें अब हम हाइपोथेटिकली हम ले रहे हैं, अब इसी में XYZ स्थानीय लोकल पुलिस को अप्रोच करना है, वो स्थानीय लोकल पुलिस के पास पहुंच जाता है जी और अपने जो घटित उसके साथ आपराधिक मामला हुआ है उसको बताता है। हेल्प डेस्क एक बनाया जाता है थाने, जी बिल्कुल, थाने में पुलिस स्टेशन में, वो आपकी मदद के लिए, उसका वर्ड ही ये है हेल्प डेस्क, तो वो मदद के लिए बैठे हैं। तो वो फिर आपको कहेंगे कि आप कोई बात नहीं, हमें बताइए आपके साथ क्या हुआ, डिक्टेशन दीजिए, डिक्टेशन दीजिए, हम लिखेंगे। वो लिखते हैं जो आपके समझने वाली लैंग्वेज है। ये मैं यहाँ एक बात डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार आपराधिक मामले इतने सीरियस होते हैं, जैसे कि कोई ज्यादा ग्रीवियस नेचर का असोल्ट किया गया है, जैसे कि किसी को स्टैब किया गया है, नाइफ से स्टैब किया गया है, किसी के चाकू मारा गया है, या किसी के साथ रोड रेज की गई है, या कई बार हम देखते हैं कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर के विक्टिम्स होते हैं, गोली लगी है और वो डायरेक्टली थाने में चले गए हैं। तो वो जो सिचुएशन है उस समय मुझे लगता है कि आपकी मेंटल फैकल्टीज इतनी ज़्यादा मतलब ठीक या नॉर्मल काम नहीं कर सकती कि आप आराम से बैठ के जो है एक कंप्लेंट को लिखो या ऐसी किसी चीज़ को लिखो। तो उस स्थिति में जो आपके जो बयान हैं, तो बेसिकली जो ड्यूटी है और ऑब्लिगेशन है वो पुलिस का बनता है कि पुलिस आपकी जो है कंप्लेंट को दर्ज करे और उसकी एक रिसीविंग आपको दे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर पुलिस आपकी जरूर मदद करेगी, जो आपने हेल्पलेस बताया। तो फॉर्मली हम देखें इसको सोडी साहब, एफआईआर बेसिकली आपने कहा आप एक तो इंफॉर्मेशन फोन से देते हो, ठीक है, सेल फोन से, क्या सेल फोन से एफआईआर दर्ज हो सकती है? बिल्कुल जी, ऐसा है कि अगर आप हम एकेडमिक भी लेके चलें तो उसमें भी लिखा होगा कि इंफॉर्मेशन देनी है जी। अब दो तरीके से दी जा सकती है, एक व्यक्ति वहां पहुंच के दे सकता है, एक व्यक्ति उस सिचुएशन में नहीं है, वो उनको इंफॉर्मेशन थ्रू सेल फोन या लैंडलाइन नंबर या जो भी उस समय उसको अवेलेबल है, तो वो पुलिस सब्सटेंस नोट करेगी। आप लिखित भी दोगे और बताओगे तब भी एक सब्सटेंस नोट होगा। वो सब्सटेंस जो है वो ही इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली कि आपके साथ क्या घटित हुआ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही समझने वाली बात है और बहुत ही बेहतर बात है, जो कानून हमारी जो न्याय प्रणाली है वो कानून बनाती भी है और कानून को इंटरप्रेट भी करती है। तो वो ये उसमें उन्होंने बताया कि एफआईआर जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इज नॉट अ एनसाइक्लोपीडिया।
तो उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया का मतलब ये होता है कि इसमें सारी घटित बातें नहीं भी हो सकती, क्योंकि बंदा घबराया होता है उस समय, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या परेशानी है, क्या वो नहीं पूरी बात बता पा रहा। Exactly. तो उस समय ऐसा सिचुएशन आती है, तो कोई ऐसी आपकी 2-4 बातें रह गई हैं या नहीं बाद में बता आप सके, ऐड कर सकते हैं उसमें। बाद में आपके बयान होते हैं, वो एक कोर क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसमें 161 के बयान आपसे लिए जाते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि उस समय मेरी हालात ऐसी नहीं थी कि मैं सारी बातें बता सकूं। जैसे आपने एक और जिक्र किया कि स्टैब वाला केस हो, किसी में चाकू मारा हो या अटेम्प्ट टू मर्डर हो, जैसे हम नॉर्मल अगर हम देखें, क्योंकि हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा स्नैचर है जिसने ब्लेड का यूज किया है और एक कट ऐसा दे दिया और ऐसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे कट दिया है जिससे उसका रिवाइव करना या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। तो उस सिचुएशन में भी वो या वो नहीं अगर उस सिचुएशन में है तो कोई और इन्फॉर्म करके पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे पुलिस की मदद ले सकता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ पुलिस अपना काम भी करेगी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो खालिस लॉ है, जो प्योर लॉ है, वो क्या कहता है, वो किस सेक्शन में दिया गया है और कानून के किस एक्ट में दिया गया है, और वहां पर उसकी जो एग्जॉस्टिवनेस है वो किस तरीके से बयां की गई है। बिल्कुल सर, मैं यही चाहता था कि हम जनता को दिखा भी सकें कि प्रोसीजर जो दिया गया है। मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाएं जरा। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो हमारी बेसिक लॉ से स्टार्ट हो जाता है, बेसिक आपराधिक घटित मामले से स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसीजर ये भी बताता है कि हम लोग पुलिस को कैसे अप्रोच करेंगे। इस प्रोसीजर में ये भी दिया हुआ है कि पुलिस आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। जी ठीक है, अपराध होने से पहले की इंक्वायरी, अपराध रजिस्टर होने के बाद की इंक्वायरी, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन इसमें दी गई है। कहने का मतलब जो सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो क्राइम से रिलेटेड जो बेसिक, जो फर्स्ट स्टेज है, वहां से लेकर के जो उसकी आखिरी स्टेज है, जो सुप्रीम कोर्ट में एंड होती है, वहां तक के जितने प्रावधान हैं, जितने प्रोविजंस हैं, जितने लॉज हैं, वो हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो सीआरपीसी में सोडी साहब उस सेक्शन की बात करना चाहूंगा, और सीआरपीसी में उस सेक्शन में क्या बताया गया है, किस और उसके सब सेक्शंस में किस तरीके से बताया गया है कि प्रोसीजर को कैसे किया जाएगा। एक छोटी सी जानकारी जो बहुत जरूरी है सेक्शन के साथ लोगों को बताई जाए। जी 154 सीआरपीसी, 154 सीआरपीसी जिसे कहते हैं जी, और 155 सीआरपीसी जी। अब इंफॉर्मेशन तो हम लोग दे रहे हैं जी, अब उसमें क्या अपराध का प्रावधान है और उसकी सजा क्या है वो तो आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो प्रोसीजर है जी। वो आपको भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड में मिलेगा। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी क्रिमिनल, अगर हम केस की बात करें या हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, क्रिमिनल साइड की बात करें कानूनी तौर पर, तो यहां पर जो क्रिमिनल लॉ है उसको दो तरीके से बेसिकली इन्होंने जो है डिवाइड किया। तो पहला तरीका इन्होंने बताया है, एक तो वो पुस्तक, वो किताब, वो कोड जो आपको बताएगा कि कौन से कृत्य और कौन से कार्य जो है बेसिकली अपराध माने जाएंगे, किन किन एक्शंस और ओमिशंस को जो है हम भारत में अपराध मानेंगे। उसके लिए तो वकील साहब ने हमें बताया कि इंडियन पीनल कोड जो है हमारी भारतीय दंड संहिता बताएगी कि कौन से कृत्य और कौन से कार्य, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज आप करते हैं तो वो एक क्राइम मानी जाएगी। दूसरी, वकील साहब ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि अब क्राइम तो हो गया, लेकिन वो कौन सी जानकारी है, वो कौन सी किताब है जो बताएगी कि क्राइम घटने के बाद फिर जो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है या पार्टीज का काम है कंप्लेंट देने का, रिपोर्ट देने का, वो कैसे शुरू होगा। वो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि कोई भी क्राइम होने के बाद का जो प्रोसीजर है वो कैसे प्रोसीड करेगा। वकील साहब, हम आपसे क्योंकि हम एफआईआर पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जो एफआईआर का कानून है, 154 का कानून है, वो आप लोगों के साथ, जनता के साथ डिस्कस करें और उसको एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे प्रेसिडेंट केसेस को भी बताएं जिससे जो पब्लिक की, यानी कि हमारी जनता की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी और कंक्रीट होगी और उसमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल सर,
जो 154 सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जी, वो कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन हम पुलिस को देते हैं जी। अब पुलिस का काम है उसमें ये देखना कि वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल से तात्पर्य ये है कि वो सीरियस इन नेचर है, वो कॉग्निजेबल है, सीरियस इन नेचर है, तो 154 में वो एफआईआर दर्ज करेगी, रजिस्टर करेगी, लॉन्च कर देगी और क्रिमिनल लॉ मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन है, कुछ कैजुअल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि किसी को गाली दे देना, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब्यूज कर देना, या कोई न्यूसेंस कर देना, या कुछ और ऐसे ही जो ट्रिफलिंग मैटर्स हैं, जिसको मैं ज्यादातर कहना चाहूंगा जो टॉर्चरस इन नेचर होते हैं, जो जिसको हम लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कई बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उस तरीके जैसे डिफेमेशन हो गया या ऐसी बाकी चीजें हो गई, तो ये जो सारे मैटर्स हैं जो हल्के फुल्के, जिनको हम क्राइम कह सकते हैं, वैसे तो जो ट्रिफलिंग मैटर्स की जो बात है, तो उनके लिए प्रावधान दिया गया है सेक्शन 155 एनसीआर, जो आपने बताया, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वकील साहब ने डिस्कस किया है कि इंफॉर्मेशन जब जाती है पुलिस के पास तो दो तरीके के केसेस के लिए जाती है। पहला वकील साहब ने बताया कॉग्निजेबल केसेस अंडर 154 सीआरपीसी, जिसमें वकील साहब कहते हैं जो सीरियस इन नेचर हैं, जो क्राइम सीरियस इन नेचर है। और दूसरा वकील साहब बताते हैं एनसीआर के बारे में 155 में, सेक्शन 155 में जो वकील साहब बताते हैं जो ट्रिफलिंग मैटर्स हैं, ऐसे मैटर्स हैं जिनका जो कॉग्निजेंस है वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के बाद ही पुलिस ले सकती है, उसके बारे में वकील साहब ने चर्चा की। तो वकील साहब सब जानते हैं 154 का जो एक डीप एनालिसिस है, सबसेक्शन 1, 2, 3 का, वकील साहब से उसको जानते हैं, और साथ में जो मेजर जजमेंट और इंसिडेंट्स रहे हैं 154 के, वो भी वकील साहब के साथ डिस्कस करेंगे। तो वकील साहब 154 को अब आप जो है मैं चाहूंगा लोगों को बताएं। अब एक कंप्लेंट मिल गई, एक इंफॉर्मेशन उन्होंने ले ली, दिस इज अ मेयर कंप्लेंट जी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप आता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर हुई है कि नहीं हुई। जी, रजिस्टर हो जाती है तो वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो इस दो पॉइंट को हम समझने के लिए पहले तो ये देखें कि आजकल जो हम लोग, जो जनता फेस करती है, जो प्रॉब्लम फेस होती है, हमें परेशानी मिलती है कि एफआईआर नहीं रजिस्टर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट इस बात पर एफआईआर का मुद्दा ही यही है हमारे इस डिस्कशन का कि एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं होती, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब नहीं होती तो वहां पर क्या रेमेडी अवेलेबल है। 154 में क्या कोई ऐसी रेमेडी दी गई है, क्या ऐसा कोई प्रोसीजर दिया गया है कि अगर पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में आप पर गौर नहीं कर रहा, आपके एफआईआर नहीं कर रहा है, तो फिर जनता कहां जाए, किस अथॉरिटी को अप्रोच करे और क्या करे। अब हम 154 पे आ जाते हैं, जो सीरियस इन नेचर, एक्सवाईजेड ने बताया कि उसके साथ जो मारपीट हुई है या उसका जो धक्का मुक्की हुई है वो सीरियस इन नेचर है। तो उस सिचुएशन में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, रजिस्टर नहीं हो रही, उनके बार बार कहने पे भी नहीं हो रही, आपने लिखित में दे दिया है, आपने रिसीविंग भी ले लिया, उसके बाद भी थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। कानून ने बहुत ही सिंपल उसको बनाया गया है कि हम लोग उस सिचुएशन में एक, जैसे हम लोग बेसिक चाहे एक स्कूल में अगर एक छात्रा के साथ दूसरा छात्रा मिसबिहेव करता है या कुछ भी करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने टीचर को कंप्लेंट कर देते हैं। ठीक है, तो टीचर को कंप्लेंट करते हैं, तो टीचर लेवल तक अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता तो हम उससे ऊपर जाते हैं। ऊपर कैसे जाते हैं कि टीचर्स का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, हम उनके पास चले जाते हैं, जो हेड ऑफ द टीचर होती है हम उनके पास चले जाते हैं कि मैम आप हमारा देखिए, वहां पे सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम ऊपर जाते हैं, प्रिंसिपल सर के पास चले जाते हैं, वीसी के पास जाते हैं, बड़ी अथॉरिटीज को अप्रोच करते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी वही प्रणाली हम अपनाएंगे। सेम उसी तरीके से जब थाना जो प्रभारी है, सो कॉल्ड एसएचओ है या आईओ है, आपकी इंफॉर्मेशन देने के बाद, आपको रिसीविंग भी देने के बाद कोई एक्शन नहीं लेता, एफआईआर नहीं दर्ज करता, तो सर ने बताया जैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज में एक अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं और वहां कोई एक्शन नहीं तो हम
उसके जो ऊपर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ अप्रोच करते हैं। ऐसे ही 154 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो वकील साहब हमारे साथ अब डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसे जब हमारा थाना लेवल पर पुलिस स्टेशन लेवल पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, काम नहीं होता, तो हम उसको कैसे आगे प्रोसीड करें और क्या करें। इसी तरीके से यहाँ थाना प्रभारी जो है, एसएचओ साहब जो हैं, जो हमारे कंप्लेंट का जो फॉर्म होता है वो सेवा में थाना प्रभारी या 2 SHO जी, ठीक है, हम लिखेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे लिखित में जो दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये लोगों को कहा कि कोई हम लोग सब इंस्पेक्टर को नहीं दे रहे, हम लोग कांस्टेबल को नहीं दे रहे, तो हम उनका नाम नहीं डालेंगे। बेसिकली हम थाना प्रभारी का जो इंचार्ज है उनका नाम डालेंगे, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, एसएचओ है। अब वहां काम नहीं हो रहा है तो जो हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी, नेक्स्ट है, तो इसीलिए मैंने ये बताया क्योंकि एसएचओ के साहब के ऊपर जो अथॉरिटी है वो एसीपी है, डीसीपी, डीएसपी है, डीएसपी। अगर कोई एरिया ऐसा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, नहीं, वहां तो डीएसपी है, डीएसपी है, एसपी है, तो इधर हम अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमने थाने में इस दिन अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, ये एक्नॉलेजमेंट है, और बट अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन पे हमारे आपराधिक घटित मामला जो हमने वहां सूचित किया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आपसे निवेदन है कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, तो वो भी लिखित में हम आगे पहुंचा सकते हैं। सोडी साहब, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं जनता को देना चाहूंगा। सोडी साहब ने डिस्कस किया मेट्रोपॉलिटन एरिया का, तो मैं पहले बता दूं, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है, उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बोला जाता है। और वहाँ की जो कोर्ट्स होती हैं उसके अंडर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो रैंक है वो एसीपी और डीसीपी से डेजिग्नेट की जाती है। और जो एरिया जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे जो विलेजेस हैं, गांव हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, वहाँ पे डीएसपी और एसपी की डेजिग्नेशंस हैं। तो रेस्पेक्टिवली यानी कि उसी आधार पर अगर मान लीजिए आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में हैं यानी कि एक एमएमसीटी में हैं, तो आप वहां पर जो एप्लीकेशन थाना के बाद जो देंगे वो एसीपी और डीसीपी को फॉरवर्ड करेंगे। और ऐसे ही अगर वो कम आबादी वाला क्षेत्र है, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा जहां पर कम आबादी है, तो वहां पर हम डीएसपी या एसपी को फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं सोडी साहब एक बार ये चाहूंगा कि 154 में जो प्रोविजन जो दिए गए हैं एक बार आप लोगों से थोड़ा उसको जो है पढ़ करके लोगों से डिस्कस करें और बताएं। 154 में जो प्रोविजन दिए गए हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से जो डील करते हैं जी, वो ये कहते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन जो है वो कॉग्निजेबल है जी, अगर वो कॉग्निजेबल है तो ये पुलिस की ऑब्लिगेशन हो जाती है, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि उसको रजिस्टर। ये डायरेक्शन ऑफ लॉ है, बिल्कुल, उसमें उनका कोई ये नहीं है, राइट नहीं कि हम नहीं करेंगे। तो हम अगर उसकी एक कमेंट से ऑब्जेक्टिव लेके चले तो वर्ड शेल है यूज उसके अंदर। हाँ। 154 में शेल है। शेल का मतलब है कि कोई भी पुलिस के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है जिसको रजिस्टर करे या ना करे, रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ लॉ, डायरेक्शन ऑफ कानून की डायरेक्शन है, ये काम पुलिस को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है इसका मतलब ये है गया। अब अगर हम मैंडेटरी बात को लेके चले, शेल वर्ड मैंडेटरी है, मैंडेटरी है कि उनके ऊपर ड्यूटी है जी। अच्छा चलो, अब सिचुएशन ऐसी भी लोग जनता फेस करते कि वो नहीं करते, हम लोग भी देखते कि वो लोग नहीं करते। बिल्कुल, ठीक है, इसका कुछ और रीजन भी है जो मैं एक संक्षेप में बता देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ कि हर एसएचओ, हर स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना प्रभारी ये चाहता है कि उसके एरिया में कम मामले जो घटित है रिकॉर्ड में, रजिस्टर में आए। एग्जैक्टली, सब अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। तो वो लोग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर ही नहीं करते जी। रजिस्टर में आएगा तो रिकॉर्ड दिखेगा जी। जैसे आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बताया, जो कि इसको रिकॉर्ड करती कि कितने मामले हमारे इंडिया में या दिल्ली में या क्षेत्र में या स्टेट में जो रजिस्टर हुए हैं वो रिकॉर्ड बन जाता है। तो वो अगर रजिस्टर में आएगा नहीं तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा। वो एक वन ऑफ द रीजन है कि ऐसा होता है कि बहुत सारी एफआईआर्स को अवॉइड किया जाता है। वो ज्यादातर केसेस को कोशिश की जाती है कि पार्टीज के अपने स्तर पर, जिसको मैं कहूं कि राजीनामा जिसको कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज जिसे कहते हैं, उसको सेटल करने की पुलिस जो है कोशिश करती है। बिल्कुल जी। लेकिन सोडी साहब, जो मामला हीनियस इन नेचर हैं, जो ज्यादा खतरनाक मामले होते हैं, शायद मुझे लगता है पुलिस वहां पर अपना पूरा काम करती है। लेकिन चर्चा का विषय बेसिकली ये है कि उन मामलात पर जिन पर पुलिस
का एक ये नजर होती है कि शायद पार्टीज आपस में किसी तरीके से सुलह कर लें, तो वहां पर अब मान लीजिए कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि पार्टीज कोई सुलह करें या उस तरीके का विचार नहीं है, और जो इनजस्टिस हुआ है वो ग्रोस इनजस्टिस हुआ है। तो उस मामले में आपने बताया कि अगर वो थाने से नहीं होती है तो देन हम एसीपी और डीसीपी को अप्रोच करते हैं। बिल्कुल। सपोज सोडी साहब 154 के सारे प्रोविजंस को हम देख लेते हैं, जैसे 154 में आपने बताया कि एसीपी डीसीपी या एरिया के डीएसपी को अप्रोच करें, लेकिन वहां भी हमारा काम नहीं बनता है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, उसी में ही दिया हुआ है प्रावधान कि हम लोग अब, जैसे ही मैंने कहा था कि छात्रा अपने जो है टीचर के पास, टीचर के बाद हेड ऑफ द टीचर के पास चले जाते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल के पास चला जाता है, वो अभी काम नहीं होता। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कमिश्नर तक भी चले जाएं, काम नहीं हो रहा है, काम एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही, क्योंकि ये मानना ही है और ये पुलिस का भी है और ये हम लोगों को जानना भी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही तब होगी जब वो रजिस्टर हो जाएगा, तो पुलिस के ऊपर ड्यूटी बन जाएगी कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है, एक रिपोर्ट देनी है इन्वेस्टिगेट कंप्लीट करके, वो भी इसमें सीआरपीसी में दी हुई है जी। ठीक है, उस सिचुएशन में हम लोग कोर्ट की मदद ले सकते हैं, कोर्ट की मदद ले सकते। तो उस कोर्ट में हमें, जैसे आपने पहले बता दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया है और एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, एमएम साहब के पास चले जाएंगे। ठीक है, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हम वैसे ही जाएंगे, बहुत फॉर्मल है। अब वहां नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मल कंप्लेंट बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, 156 सब क्लॉज 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जी। उसमें ये कहा गया है कि जो एमएम है उसके पास पावर है जी, हम अपनी इंफॉर्मेशन जो कि हमने पुलिस को दी थी जी, वो एड्रेसिंग टू द मैजिस्ट्रेट दे के हम उनको बताएंगे कि हमने इस समय अपना जो इंफॉर्मेशन दी थी, अपना जो सूचित किया था, कि हम थाने में गए, एसीपी के पास गए, डीसीपी के पास गए या एसपी के पास गए या डीएसपी के पास गए, लेकिन हमें कोई रेमेडी नहीं मिली, हमारे जो रजिस्टर नहीं हुआ, जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी वो लॉज नहीं हुई, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम जज साहब के पास जाएंगे सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में, जिसमें जज साहब के पास हम एक फॉर्मल एप्लीकेशन देंगे कि जनाब ये ट्रांजैक्शन हुई है, सो एंड सो केस हुआ है, हम सारे डिपार्टमेंट्स के पास गए लेकिन हमें कोई रेमेडी नहीं मिली और कोई एक्शन नहीं हुआ, चूंकि इसीलिए कुछ नहीं हुआ तो हम आपके अप्रोच कर रहे हैं। तो ये सब आप जज साहब को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जब देखता हूं 156(3) में एक वर्ड यूज किया गया है कोग्निजेंस। जो कोग्निजेंस जो एक अपने आप में मैं इसको एक बड़ा आधार मानता हूं कि मुझे लगता है कि जनता को कोग्निजेंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो वकील साहब, कोग्निजेंस बेसिकली क्या चीज है? देखिए, कोग्निजेंस जो लेता है कोर्ट, इसके तो खैर वैसे बहुत ही प्रोविजंस है मैजिस्ट्रेट की अपने, उसमें भी उनके पास दी गई कि क्या पावर्स है क्या नहीं। जनरल सेंस में जैसे अगर मैं जनरल पुलिस कोग्निजेंस लेती है और मैजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेता है, तो कोग्निजेंस बेसिकली है क्या? अब हमारा ये नहीं हुआ, हम लोग मैजिस्ट्रेट के पास चले गए, XYZ मैजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करता है कि मेरी इस तरीके से मेरा कोई भी रजिस्टर नहीं होती है इंफॉर्मेशन, तो वो मैजिस्ट्रेट ने उसमें देखना है कि क्या उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं, जो पुलिस का काम था वो अब मैजिस्ट्रेट देख रहा है कि हाँ यार ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो आपराधिक मामला घटित हुआ था, जो सूचित किया गया है, इस जो आपकी अर्जी है लिखित जो हमने दी थी, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कॉग्निजेबल है। तो बेसिकली नेचर है। तो बेसिकली अगर मैं एज्यूम करूं, एक लेमन की तरह एज्यूम करूं जो बिल्कुल कानून की जानकारी नहीं रखता, तो कोग्निजेंस का मतलब हो गया बेसिकली एक नोटिस। बिल्कुल ठीक है, सकते हैं एक जुडिशियल नोटिस और नोटिस बाय पुलिस अथॉरिटीज कि हाँ कोई संगीन जो अपराध घटित हुआ है, कोई ऐसा सीरियस नेचर का जो है अपराध घटित हुआ है जिस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके कहने के मुताबिक कोग्निजेंस बेसिकली एक नोटिस है जिस पर मजिस्ट्रेट या पुलिस एक्शन लेती है।
तो उसी आधार पर हम कोर्ट में जाते हैं, हम कोर्ट में 56(3) में कहते हैं कि साहब ये तो एक कॉग्निजेबल क्राइम था और हमारे साथ जो हुआ है अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो हमें न्याय दीजिए, हमारी एफआईआर दर्ज करवाइए और जो अपराधी है उसको जेल के पीछे भेजिए। बेसिकली तो ये कंटेंट बिल्कुल सर। तो सोनी साहब 156(3) को हम रख देते हैं हम थोड़ा सा अलग, क्योंकि इसको डिस्कस जब करेंगे तो इससे एक लेटर एक पूरी स्टेज है। सोनी साहब अब 154 पे ही मैं चाहूंगा कि कुछ केसेस डिस्कस किए जाएं। जैसे कि अब हम लोग ने ये बात तो देख ली, हमने पढ़ भी लिया कि वर्ड शैल यूज हुआ है, पर फिर भी हमारी पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती। हम आम जनता हर कोई ये चीज फेस करती है। अब उस सिचुएशन में हमारे न्यायपालिका का क्या रोल है? हाँ। न्यायपालिका ने क्या इसमें जजमेंट्स दी हैं जी, क्या उन्होंने अपना योगदान दिया है समझाने के लिए? तो उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी उच्च न्यायालय जी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जनता अगर जानकारी लेना चाहे तो सर के बताए गए केसेस को अच्छे से गूगल पर सर्च करके पढ़ा जा सकता है। एकेडमिक्स में तो हम लोग सभी पढ़ते हैं जी, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ यूपी जी। ये एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया और डायरेक्शन भी दी कि इसके अंदर मैंडेटरी वर्ड है, वही वर्ड शेल को इंटरप्रेट किया गया, उस पे चर्चा की और कहा कि ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसे ये कहे कि ये कॉग्निजेबल है या वो है, अभी इसमें हम कार्रवाई करेंगे, प्री इंक्वायरी करेंगे या अब इसको जांच करेंगे फिर हम उस पे रजिस्टर करेंगे। नहीं जी, वो रजिस्टर करे, ये काम उनका नहीं है जी। इसके लिए अलग प्रावधान कोर्ट में भी दिए गए हैं, जी। क्योंकि मामला वाइंड अप होके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके जाता तो कोर्ट में ही है, जाता तो कोर्ट में बिल्कुल है, वहां पे है प्रावधान, तो वहां अपने वो जुडिशियल माइंड यूज करेंगे जी। जो जजेस हैं, जो हमारे कॉम्पिटेंट जजेस हैं, वो अपना जुडिशियल माइंड यूज करेंगे बिल्कुल। तो अभी इस सिचुएशन में पुलिस अगर ये करती है तो मेरे सेंस में अगर मैं ये देखूं, मेरा कहना ये गलत नहीं होगा, विक्टिमाइज हो जाता है, बिल्कुल। तो उसमें वो हरास होता है। मेरी एक सोसाइटी में मैं एक पार्ट हूं, मैं एक स्टेट का पार्ट हूं और मैं उसकी एक जो कानून व्यवस्था बनाने की जो पुलिस का ड्यूटी है वो कर रहा हूं, पुलिस की ड्यूटी है वो पुलिस करती नहीं है, तो वो जिसकी जरूरत नहीं है वो किया जा रहा है, और जिसकी जरूरत है, जिस चीज के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, जिस चीज के लिए उनको एक तरीके से ड्यूटी दी गई है, जो ओब्लिगेशन उनके ऊपर दिया गया है, वहां पर काम नहीं है। तो वहां पर जैसे आपने चर्चा की बहुत सारे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललिता कुमारी, इसी हिसाब से ललन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, ये सन 2006 की जजमेंट है, ठीक है। उसके बाद और भी जजमेंट्स आई, इसमें आ गई आपकी जो है रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली की है, ठीक है, ये भी सन 2006 की है। और आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर हेमंत यशवंत ढगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की है, ये सन 2016 की है। इसमें हमारे जो है ना, इसमें भी कोर्ट ने यही बात बोली कि भाई जब वहां वर्ड शेल है तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई उनके पास जो है ना ऑप्शन नहीं है, आपको रजिस्टर करना चाहिए। वो उनकी पावर का, वो उनका डोमेन नहीं है, कोई प्रेरोगेटिव यानी कि कोई क्षमता डिसाइड करने की वो करे ना करे, ये पुलिस की नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई कॉग्निजेबल क्राइम कमिट हुआ है तो ये डायरेक्शन ऑफ लॉ है कि पुलिस उस मामला पर एफआईआर दर्ज करे। जो इतनी सारी जजमेंट्स के जिनके नाम वकील साहब ने लिए, सालों साल सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस पहुंचती रहती हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये एक्सप्लेन करना पड़ता है अलग अलग केस में कि ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है पुलिस की, बल्कि एक डायरेक्शन ऑफ लॉ है, ये कानून की एक डायरेक्शन है कि पुलिस वाले को अगर कोई कॉग्निजेबल क्राइम कमिट हुआ है तो वहां उस मामला पर एफआईआर दर्ज करनी होगी। दूसरी मैंने आपसे बात की कि अगर ऐसा नहीं होता है, किसी भी वजह से अगर आपकी एफआईआर और या आपको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है थाना या कमिश्नर स्तर तक पर भी,
तो वहां पर जो रेमेडी अवेलेबल है, जैसा हमारे वकील साहब ने बताया, 156(3) CRPC, जो साफ साफ ये कहता है अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है जिसमें मजिस्ट्रेट को लगता है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम और द कंप्लेनेंट कि कोई कोग्निजेबल क्राइम कमिट हुआ है और जिस पर कोग्निजेंस लेनी, यानी कि एक जुडिशियल नोटिस लेना, जिस पर गौर फरमाना जरूरी है, जिस पर एक्शन लेना जरूरी है, तो वहां पर जज साहब जो है ऑर्डर पास कर सकते हैं कि वो पुलिस वाले जाकर के उस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करें और रिपोर्ट करें कोर्ट को। तो इसके बारे में जो बाकी जो डिटेल्ड चीजें हैं वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। आज एफआईआर की बात हो रही है, क्योंकि हमारा पहला शो है, तो मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा एकेडमिकली भी जो बच्चे देख रहे हैं, इंटरेस्ट के तौर पे देख रहे हैं, जो लॉ परस्यू कर रहे हैं बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, तो 154 को मैं थोड़ा सा फॉर्मली बताना चाहूंगा। तो जैसा कि जैसे सर ने बताया 154 का पहला प्रोविजन कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced in writing by him, यानी कि जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, यानी कि जो SHO हैं, अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ओरली पहुंचती है तो वो लिखी जाएगी। दूसरी बात, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेशन and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it and substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf, जिसको FIR रजिस्टर जिसको हम कहते हैं। तो सिंपली कानून कहता है कि ओरली आप दे रहे हैं या लिखित में आप दे रहे हैं तो वो पढ़ करके आपको सुनाई जाएगी और वो जो रजिस्टर, जो FIR रजिस्टर है उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब जो लिखित दे रहे हैं वो तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों ने दी है। जो रिड्यूस इन राइटिंग है क्योंकि किसी और ने लिखी तो बता देगा कि आपने क्या बोला था और मैंने क्या, अगर कोई टेम्परिंग ना हो। हाँ, टेम्परिंग, कोई व्यक्ति अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है जाके ओरली अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो वो उसे पढ़ करके पहले बताई जाएगी कि आपकी किस बात को लेकर FIR हो रही है, किन फैक्ट्स को लेकर बेसिकली। तो दूसरा यहां कहता है अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फॉरविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट, यानी कि जो बार बार हम डिस्कस कर रहे थे कि एक रिसीविंग भी मिल जाती है अगर हम रिटर्न लेके जाते हैं, उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा अगर आप ओरली भी वहां पर जाकर अपने FIR रजिस्टर करवाते हैं तो भी उसकी पढ़ करके आपको बताई जाएगी बिफोर साइनिंग इट, और उसके बाद एक उसकी कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिसीविंग जो है आपको दी जाएगी कि आपकी इंफॉर्मेशन हमने रिसीव कर ली है। तीसरी बात जो हमने कहा कि अगर थाने से काम नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सीनियर अथॉरिटीज को अप्रोच करेंगे, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया ACP DCP इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड SP एंड DSP इन अदर केसेस। तो मैंने यहां पे बात की तो थर्ड कहता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड to in subsection 1 may send the substance of such information in writing by post, यानी कि वो सीनियर अथॉरिटीज को बाय पोस्ट भेज सकता है टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस SP साहब की बात हो रही है, कंसर्न्ड हु इफ सेटिस्फाइड सच दैट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और कोग्निजेंस क्या होती है। तो अगर लगता है सीनियर ऑफिसर्स को कि ये कोग्निजेबल ऑफेंस है तो वो आगे क्या करेंगे, शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द हिमसेल्फ, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या और डायरेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो जो आम केस में होता है कि जो SP को रिसीव होता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को उस पर लगा देते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप इस मामले को इसकी छानबीन करो, जांच पड़ताल करो और मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद ये कहते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड, जो ऐसा कोड बताता है, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offense। और SP साहब जिस भी पुलिस अधिकारी को ये जिम्मा देते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल करें, उनको वही पावर्स उनकी मानी जाएंगी जो एक नॉर्मली SHO साहब की मानी जाती है, यानी कि थाना प्रभारी की मानी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अपने जो पहले एपिसोड को खत्म करते हैं। सोडी साहब, समय की बड़ी सीमा है
और बहुत धन्यवाद आपका है, आपने हमें ज्वाइन किया। हम नेक्स्ट एपिसोड में हैं और बारीकी को समझेंगे और सीखेंगे, और जो जजमेंट्स सोडी साहब ने डिस्कस किए इनको डिटेल्ड थोड़ा सा फैक्ट्स बिल्कुल।